गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के NCERT ग्रुप पे। और आज फिर मैं सब दिन की तरह आज वही बात बोलूँगा कि आप लोग मुझे वक्त दीजिए और मैं आपको भरपूर ज्ञान दूंगा। तो इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में हमने पढ़ा था। आज पढ़ लेते हैं, उससे जुड़ी कुछ बातें हैं जो देख लेते हैं हम लोग, समझे। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये कब का सवाल है कृपाल, मेंस का है 1900 का है। अच्छा, ये UPSC का मेंस का एक सवाल है कि सामाजिक, आर्थिक एवं कृषि से हड़प्पा के संदर्भ में आप क्या समझते हैं। ये मेंस का सवाल है। आज हम लोग पहले इन सभी पॉइंट को देखेंगे। ये सभी जब पॉइंट को देख लेंगे तो ये सवाल आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा नगर और नए शिल्प। तो अगर नगर की बात करें तो आप लोगों को मालूम है कि नगर का ढांचा कैसा था, संरचना कैसा था, वहाँ की जो सड़कें कैसी थी, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये अगर नगर की बात करें तो नगर की जो ढांचा है वो आपको सामाजिक में आ जाएगा, समझ रहे ना, कि वहाँ की समाज का रहन सहन कैसा था, समझ रहे। तो बात करें तो आप लोगों को मालूम है कि वहाँ की जो सड़कें बनाई गई थी, अगर नगर की बात करें तो जो सड़कें बनाई गई थी वो कैसा पद्धति पे बनाया गया था, ग्रिड पद्धति पे बनाया गया था। ये ग्रिड पद्धति पे बनाया गया था। दूसरी पॉइंट की बात करें तो वहाँ की जो नालियाँ थी, हर एक नाली एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, समझ रहे हैं। और नाला जो है वो ढलान टाइप का बना हुआ था ताकि जो गांव की जो पानी है या शहर की जो पानी है वो बाहर आसानी से निकाला जा सके, समझ रहे हैं। और नाला पर कहीं कहीं पर क्या होता था कि एक होल बना दिया जाता था ताकि समय समय पर उसका साफ़ सफाई किया जा सके, समझ रहे हैं। तो नाला, छोटी नाला बड़े नाला से मिला होता था, समझ रहे हैं। नाला एक दूसरे से कनेक्टेड था, एक दूसरे से जुड़ा था। ये उधर भाग जाएगा, एक दूसरे से जुड़ा था, समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं। और सामाजिक की बात करें तो और क्या क्या हो सकता है। सामाजिक में जो घर का जो बनावट था, वो घर का जो पीछे का हिस्सा था वो मेन सड़क की तरफ खुलता था, समझ रहे। और घर का जो दरवाज़ा था वो गली की तरफ खुलता था, समझ रहे। घर का दरवाज़ा गली की तरफ खुलता था, समझ रहे ना। ये सभी किस में आ जाएगा, सामाजिक में आ जाएगा। उसके बाद बात करें तो समाज में जीने के लिए और क्या क्या जो ज़रूरत है, जो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए और क्या क्या चीज़ें बनाई गई थी। तो कहा जाता है कि कभी कभी कुछ खास अवसरों पर जो लोग होते थे वो एक तालाब बना हुआ था जिसमें नहाने के लिए आते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नानागार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नानागार। और कल मैंने इस पे चर्चा भी किया था स्नानागार पे, तो मैं अब आज उतना बोलना ज़रूरी नहीं समझूंगा इस पे, समझ रहे हैं ना। आप लोग जानते हैं कि स्नानागार बनाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, दोनों तरफ घर बना हुआ था और चूना का उपयोग किया गया था, एक कुंड था जहाँ से पानी निकाला जाता था। तो ये सभी किस में आ रहा है, सामाजिक में आ रहा है। बात करें अन्नागार की तो वो भी किस में आ जाएगा, हमारा सामाजिक में आ जाएगा, समझ रहे हैं। आर्थिक किस में आ जाएगा, जिससे लोग कुछ न कुछ आमदनी आ सकता है जहाँ से, समझ रहे हैं। उस पॉइंट को हम लोग किस में रखेंगे, आर्थिक में रखेंगे। शिल्प का क्या मतलब होता है, जो शिल्पकार है, समझ रहे हैं ना, जो विशेषज्ञ लोग होते हैं। विशेषज्ञ समझते हैं आप लोग, विशेषज्ञ वो होते हैं जो किसी एक क्षेत्र में खास तकनीकी का ज्ञान रखते हैं, समझ रहे हैं ना, जो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से प्रशिक्षण लिया हुआ होता है। पूर्ण प्रशिक्षित लोग जो होते हैं उसी को हम लोग विशेषज्ञ बोलते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि अभी की बात करें तो अभी देखिएगा तो जो आँख का जो डॉक्टर होता है उसको हम लोग आँख का विशेषज्ञ बोलते हैं, स्पेशलिस्ट बोलते हैं। दांत का अलग होता है, उसका एक अलग विशेषज्ञ होता है, स्पेशलिस्ट होता है, समझ रहे हैं ना। डेंटल लाइन स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो जो शिल्पकार होते थे तो वो लोग शिल्प बनाते थे, समझ रहे हैं। और उस शिल्प में क्या क्या चीज़ें किन किन चीज़ों से बनाई जाती थी, तो उसमें जो बनाई जाती थी अब हम बात कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कट रहा है, समझ रहे हैं ना, इसको मिटा दे क्या, दूसरे को रहने दे, चलिए रहने देते हैं, ये थोड़ा सा कवर कर देते हैं, समझिए। अच्छा, वो मेरा टी शर्ट फटा हुआ है तो ये, हाँ फट गया टी शर्ट, क्या करे इसको, हाँ चलिए। तो आर्थिक में आ जाएगा तो देखिए, तो इसमें क्या होता था कि पत्थर
उसके बाद बात करें तो तांबा, कांस्य, सोना, चांदी, चांदी, इन चीज़ों से क्या होता था कि कुछ बर्तनें और औजार बनाए जाते थे। समझ रहे हैं? तो ये सभी किस में आ जाएगा? आर्थिक में आ जाएगा। समझ रहे हैं? इसके बाद बात करें तो कुछ विशेष साक्ष्य देखा गया है जो काफ़ी आकर्षक था, तो उसकी बात करें तो उसमें आ जाता है हमारा मनका। ये एक मनका जो है एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मनका किस पत्थर से बनाया जाता था, तो मनका कार्नेलियन पत्थर से बनाया जाता था। समझ रहे? जो कि काफ़ी आकर्षक होता है मनका। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देते हैं कार्नेलियन। समझ रहे हैं? ये तीन चीज़ देखने को मिला है इन अवशेष में जो कि काफ़ी आकर्षक था, जिसमें एक मनका हो गया। अगर दूसरी बात करें तो बाट। ये बाट क्या होता है? पत्थर का बना हुआ चौखुट एक बटखरा जैसा होता है। समझ रहे हैं ना? जिसको माप तोल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। समझ रहे हैं? तो ये बाट ये किससे बना होता है? पत्थर से बना होता है और काफ़ी आकर्षक होता है, सुंदर देखने को मिलता है। समझ रहे हैं ना? तो ये सभी चीज़ें जो अवक्षेप के तौर पे मिला है ये काफ़ी आकर्षक देखने को मिला है। समझ गए? पहला पॉइंट में आर्थिक में क्या क्या आ जाएगा वो हमने देख लिया। बात कर लेते हैं फेंस की। तो फेंस जो था वो भी आर्थिक में ही आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? फेंस बनाने की जो प्रक्रिया था वो किस क्षेत्र में आ जाएगा? आर्थिक क्षेत्र में आ जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं फेंस। तो फेंस जो था, यहाँ तक सर दिख रहा है क्या? नीचे नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या? हाँ तो ठीक है। तो ये फेंस बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? आ जाएगा बालू प्लस, हाँ अच्छा ऊपर ले ले, ठीक है। ये बालू प्लस में आ जाएगा आपको पत्थर का चूर्ण, स्फटिक पत्थर का चूर्ण। इन दोनों को क्या किया जाता था कि एक गोंद में मिला दिया जाता था। समझ रहे हैं? एक गोंद में मिला करके और एक नया पदार्थ बनाया जाता था जिसको क्या बोलते हैं? स्फटिक बोलते हैं। ये फेंस बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? क्या बोलते हैं? फेंस बोलते हैं। अब ये फेंस बनता था तो आखिर इस फेंस को बनाने के बाद इससे क्या बनाया जाता था? समझ रहे हैं ना? तो इस फेंस से बनाया जाता था, आर्थिक आमदनी के लिए बनाया जाता था, जो कि इसमें आ जाएगा। तो हम ये तो इधर आप वाला ऊपर वाला मिटा दे क्या आप? चलिए, जिनको लिखना होगा स्क्रीनशॉट मार के लिख सकता है जब वीडियो आएगा तो अब देखिए, अब फिर से हम यहाँ पे चल रहे हैं आर्थिक के लेकर के, फिर से ये पॉइंट ऊपर जा रहा है। तो अब क्या क्या आ जाएगा? तो फेंस से बनाया जाता था मनका, जो कि आभूषण का काम करता है। इसी से बनाया जाता था चूड़ी का बाला। समझ रहे हैं ना? बाला बोलते हैं चूड़ी, या फिर बोल रहे थे चूड़ी बाला। समझ रहे हैं? और बनाया जाता था क्या? छोटा छोटा बर्तन। क्या हुआ? हाँ तो वो मनका में आ जाएगा, छोटा बर्तन। समझ रहे हैं? तो ये सभी किस में आ जाएंगे? आर्थिक में आ जाएंगे, क्योंकि वो लोग अपनी आमदनी के लिए कुछ ना कुछ करते थे। तो ये फेंस बना करके और ये सभी सामान बनाया करते थे। समझ रहे हैं? जैसे कि आज देख लीजिए कि कुम्हार को देख लीजिए, कुम्हार क्या करते हैं? मिट्टी को गूंदता है, मिट्टी से पानी फुला करके फिर उसका आकार बनाता है, फिर उसको पकाता है। तो किस लिए कर रहा है? आर्थिक के लिए कर रहा है ना, उसको आर्थिक क्षेत्र में आ जाएगा। तो सेम चीज़ मान लीजिए ये जैसा आर्थिक में आ जाएगा। समझे? तो फेंस समझ गए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कच्चे माल की खोज। समझ रहे हैं ना? अच्छा, कच्चे माल की खोज ये भी किस में आ जाएगा बउआ? ये आर्थिक में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये किस में आ जाएगा? आर्थिक में आ जाएगा ये। चलिए तो मिटा दें। देखिए, बात कर लेते हैं ये पॉइंट की। तीसरा पॉइंट जो है कच्चे माल की खोज। तो कच्चे माल की खोज की बात करें तो आखिर पहले ये समझ लीजिए कच्चा माल होता क्या है। तो किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज किया जाता है वो उसका कच्चा माल कहलाता है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि अभी हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं तो कपड़े का कच्चा माल हम लोग कपास बोल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे कि ये फर्नीचर है तो फर्नीचर हमारा क्या है? एक पदार्थ है, उत्पाद है ये। इसका कच्चा माल क्या? लकड़ी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो बात करें हम कच्चा माल बनाने के लिए तो कपास। और क्या क्या हो सकता है कच्चा माल? तो कच्चा माल के लिए वो लाया जाता था मैं एक, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक फिगर बना दे छोटा सा, फिर मिटा देंगे। समझ गए? ये भारत है
और आपको मालूम है कि ये इतना दूर का जो एरिया यही हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था, समझ रहे। तो इन हड़प्पा सभ्यता में कहाँ कहाँ से कौन सा पदार्थ अदली बदली होता था, कहाँ से कौन सा सामान लाया जाता था, समझ रहे हैं ना। वो गतिविधि क्या था समाज में उस समय, समझ रहे हैं। आर्थिक आमदनी के लिए क्या क्या लोगों को करना पड़ता था। तो देखिए ये हो गया इंडिया, और यहाँ से अगर पश्चिमी एशिया में जाइएगा तो पश्चिमी एशिया में आपको, यहाँ पे आपको पश्चिमी एशिया में ये ओमान पड़ता है, समझ रहे हैं। ओमान दिख रहा है ना। तो ओमान से बुआ यहाँ पर से तांबा ले जाया करता था, समझ रहे हैं। यहाँ से तांबा ले जाया करते थे लोग। बात करें हम राजस्थान की तो राजस्थान से भी तांबा आयात किया जाता था, समझ रहे हैं। बात करें हम गुजरात की तो गुजरात से, गुजरात में जो जो क्षेत्र आ जाएगा हड़प्पा सब जो क्षेत्र है, बात करें तो लोथल की, लोथल में वो देखिएगा तो बहुमूल्य जो पत्थर था उसका केंद्र माना गया है, समझ रहे हैं ना। तो लोथल से यहाँ से गुजरात से क्या ले जाया जाता था, यहाँ से बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर यहाँ से हड़प्पाई लोग लाते थे। उसके बाद बात करें कर्नाटक से तो कर्नाटक यहाँ जाएगा तो कर्नाटक से क्या जाता था, सोना, समझ रहे हैं ना। अब ये आप अभी का ये भारत है आधुनिक, ये यहाँ पे करेंगे तो ये पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान के और पश्चिम जाएगा तो ईरान हो जाएगा। तो ईरान से जाता था यही बहुमूल्य पत्थर, समझे। अच्छा बहुमूल्य पत्थर भी जाता था, बहुमूल्य पत्थर। इसके अलावा प्लस में जाता था टीन, समझ रहे हैं। अफ़गानिस्तान की बात करें जो कि ऊपर में है, अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान से भी सेम यही चीज़ आता था, बहुमूल्य पत्थर और टीन प्लस टीन, समझ गए। तो ये सभी चीज़ जो है ये कच्चे माल के तौर पर कहीं से लाया जाता था, समझ रहे। और ये सभी किस में आ जाएगा, हमारा आर्थिक क्षेत्र में आ जाएगा, समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। उस समय हड़प्पा की समाज की जो गतिविधि रहा होगा, अपनी आमदनी के लिए क्या क्या करना पड़ता था, ये सभी चीज़ देखने को मिल गया। चलिए ठीक है, मिटा दें। अच्छा शिल्प वाला में वो मैंने बताया था कि जो एक पुरोहित और नरेश का जो मूर्ति मिला था वो भी किसी न किसी शिल्पकार का ही काम होता था, समझ रहे हैं ना। अब ये कहा जाता है कि शिल्पकार जो होते थे वो पुरुष होते थे या सिर्फ पुरुष होते थे या महिलाएं होती थी, या पुरुष महिला दोनों होती थी, समझ रहे हैं ना। तो ये बात अभी तक सामने नहीं आई कि दोनों होती थी या सिर्फ पुरुष ही ऐसा काम किया करते थे, समझ रहे हैं। चलिए ये समझ में आ गया। अब देख लेते हैं नगरों में रहने वाले लोगों के लिए योजना। अच्छा भोजन है ना, सॉरी भोजन। आप देखिए अभी जैसे कि देख लीजिए, अभी हम लोग जहाँ रह रहे हैं तो यहाँ भी आपको नगरों में अंतर देखने को मिल जाएगा, समझ रहे हैं। हमारा जो क्षेत्र है ये ग्रामीण एरिया है। समस्तीपुर की बात करें तो वो नगर हो जाएगा, शहर हो जाएगा, समझ रहे हैं। शहर के लोग अक्सर खेती नहीं करते हैं, आपको मालूम है, समझ रहे हैं ना। गांव के लोग खेती करते हैं। तो आखिर ये जो नगरों में रहने वाले लोग थे उसके लिए भोजन कहाँ से आता था, समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए भोजन आता था कुछ, मैंने बताया था कि नगर को 3 भागों में बांटा गया था। एक केंद्रीय नगर था, एक तटीय नगर था और एक कस्बा और अन्य नगरें थे, समझ रहे हैं ना। तो जो कस्बा और अन्य नगर होते थे ना उसमें खेती होती थी, समझ रहे हैं। वहाँ के लोग क्या होते थे, किसान होते थे। तो चलिए इसमें बात करें तो इन लोगों के लिए भोजन कहाँ से आता था। कहाँ बना दे, ये कैसा भारत बन गया भाई। चलिए तो देखिए आपको मालूम है कि यहाँ पे हड़प्पा था, सिंधु के दाहिने तट पे मोहनजोदाड़ो था, समझ रहे हैं, इधर धौलावीरा था। अब देखिए बात करें हम बनावली की जो कि हरियाणा में है, बात करें कालीबंगा की जो कि राजस्थान में है, समझ रहे हैं ना। तो इन सभी को हम लोग अन्य कस्बों में ले सकते हैं, समझ रहे हैं। इसके अलावा बात करें और भी आपको इधर सुतका गेंडोर जो कि आपको अफ़गानिस्तान, हाँ सुतका गेंडोर तो इधर बलूचिस्तान में है। ये हम एक और क्षेत्र था जो कि अफ़गानिस्तान में था,
अफगानिस्तान का क्षेत्र कौन सा था मालूम है आप लोग को? सुरतगोई ऐसी नाम था का, हाँ सुरतगोई यही था। तो ये क्षेत्र था अफगानिस्तान में। तो ये जो क्षेत्र जो था ना, यहाँ के लोग किसानी करते थे, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ के लोग जो होते थे चरवाहा होते थे, समझ रहे ना। तो वहाँ जो अनाज पैदा होता था, अब ये लोग उस अनाज को अब जितना उगाता है खाएगा थोड़ी वो लोग, समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए और उसको देखिए, हर इंसान को एक ही चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास जो है वो तो आपको ज़रूरत है, इसके अलावा दूसरा चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और आपके पास हर चीज़ हो ये ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो जो गांव के लोग होते थे उसके पास अनाज होता था, लेकिन सिर्फ अनाज से ही उसका जीवन यापन थोड़ी गुजर सकता था। उसको जीने के लिए और भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती थी, समझ रहे हैं ना। तो अनाज है, अब जो चीज़ इसको जीने के लिए और ज़रूरत है उसके पास नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो उस चीज़ को लाने के लिए अब उसको चाहिए बाजार, समझ रहे हैं ना। तो अब वो क्या करेगा, विनिमय प्रणाली जानते हैं आप लोग, अदला बदली। अब वो लोग क्या करेगा, वो अनाज को लेके आएगा बाजार में और वहाँ से जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें वो ही लेके जाता था, समझ रहे हैं ना। आप लोग हड़प्पा सभ्यता, ये मोहनजोदारो फिल्म देखे हैं? मोहनजोदारो में देखे होइएगा कि गाँव के जो लोग हैं अपने अनाज को भर भर के वो बैलगाड़ी से लेके जाता है वहाँ बाजार है मोहनजोदारो में। अब वहाँ अनाज देता है और उसको जो सामान ज़रूरत की चीज़ होती है, जो उसको ज़रूरत की चीज़ है उसी से बदला करता था, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि अनाज लेके गए आप पत्थर लेके आ गए जिसका हम लोग ज़रूरत नहीं है। हाँ हो सकता है कि पत्थर लेके आ सकता था जब उसको ज़रूरत पड़ेगा तब, समझ रहे हैं ना। जब उसको जो चीज़ की ज़रूरत होती थी उसी चीज़ का वो लोग अदला बदली करते थे, समझ रहे हैं। तो जो नगड़ी लोग थे, नगर में रहने वाले लोग थे, उन लोगों को भोजन कहाँ से मिलता था? गाँव में रहने वाले लोगों से, समझ रहे हैं ना। जो किसानी करते थे, जो चाड़गाह करते थे। इसके अलावा ये लोग क्या करते थे, मछली पकड़ने का काम करते थे, समझ रहे हैं ना। अच्छा, मछली पकड़ना किस में आ जाएगा? आर्थिक में नहीं आएगा, वो सामाजिक में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि सामाजिक वो जीने का जो उसका प्रणाली, उससे वो लोग आमदनी थोड़ी करते थे, खाने के लोग मछली पकड़ते थे, समझ रहे हैं। फिर ये अनाज की खेती करना, ये आपको आर्थिक में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। खेती करना किस में आ जाएगा? आर्थिक में आ जाएगा। अरे वो तो कृषि में आएगा, कृषि पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा कृषि पॉइंट दिया हुआ है तो वो कृषि में आ जाएगा, समझे। हम कृषि देखे ही नहीं थे। अच्छा कृषि तो पॉइंट दिया ही हुआ है, लेकिन कृषि है तो वो भी तो आमदनी के लिए ही लोग करते हैं, समझ रहे हैं ना। मिटा दे इसको, चलिए। ये पूरा सवाल जो दिख रहे हैं ना आपको सवाल, ये सब इसी पॉइंट में कवर हो जाएगा। तो नगरों में रहने वाले लोगों के लिए जो खेती करना, ये सब कृषि में आ जाएगा। खेती करना, समझ रहे हैं ना। उसके बाद मछली पकड़ना इधर आ जाएगा आपको। खेती करना कृषि में तो वही आएगा, समझ रहे। उसके बाद क्या क्या आ जाएगा? चरवाह। लोग जो पशु चढ़ाते थे उसको चरवाह कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। अभी भी आपको सुनने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो उस समय कैसे लोग करते थे, तो देखिए उस समय मान लेते हैं कि समझ रहे हैं ना, ये मान लेते हैं कि क्या है, ये बस्ती है, समझ रहे हैं ना। तो बस्ती के आसपास में क्या होता था कि कोई तालाब होता था, समझ रहे हैं ना। पशुपालन के लिए क्या हुआ, नहीं दिख रहा है। ये सोशल मीडिया पे इस तरह से अपना नाम आएगा तो कितना मजा आएगा। न्यूज़ में एक बार न्यूज़ वाला सब एक बार बोलेगा कि आज का मुख्य समाचार ये है कि कमलेश कुमार हो गया वायरल, मज़ा आ जाएगा ना। मेरे दोस्त भाई लोग, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, अगर समझ में आ जाए तो कम से कम सपोर्ट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए, ये हो गया कस्बा, समझ रहे हैं ना। अब लोग क्या करते हैं, पशु चरवाह यानी पशुपालन भी करते हैं, समझ रहे हैं। तब क्या होता था, उसके लिए एक तालाब होता था इसके आसपास में, और आसपास में क्या होता था कि चारा होता था, समझ रहे हैं, जिसको चढ़ा करके और पशुपालन की पूरा किया जाता था, समझ रहे हैं। कभी कभी क्या होता था कि ये जो है ना ये ख़त्म हो जाता था, ये जो चारा है ये ख़त्म हो जाता था यहाँ पर का, या फिर होता था कि ये तालाब के पानी ख़त्म हो जाता था, समझ रहे हैं। तो अब क्या होता था कि लोगों को इस चारा की खोज में लोगों को दूर दूर भी जाना पड़ जाता था, समझ रहे हैं। तो ये सभी जो प्रक्रिया है ये सब किस में आ जाएगा, इसका कृषि में आ जाएगा। कृषि खेती करना हो या फिर पशुचालन हो, ये सभी पशुपालन किस में आ जाएगा, कृषि में आ जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए हड़प्पा में मतलब कृषि भरपूर होता था। हड़प्पा में या हड़प्पा सभ्यता में? हाँ वही में, हाँ हड़प्पा सभ्यता में कृषि, अच्छा स्तर पे
नहीं नहीं, कृषि मतलब जो कस्बा होता था उन्हीं छोटे स्तर पे वो भी भरपूर नहीं कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। कम मात्रा में कृषि का उतना महत्व नहीं दिया जाता था उस समय, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी करे, सबको पेट तो भरना है कृषि से ही, समझ रहे हैं ना। मिटा दे, चलिए। लोगों को भोजन कहाँ से मिलता था ये पता चल गया, नगर वाले लोगों को गांव से ही मिलेगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा एक बात बताइए था, साक्ष्य से ही स्पष्ट हो जाता है कि कौन नगर है और कौन गांव है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आप देखिए तो बनावली कालीबंगा से आपको हल का साक्ष्य मिला है, मतलब है कि वहाँ खेती होता था। ये मोहनजोदारो से नर्तकी की मूर्ति मिला है, मतलब वहाँ अय्यासी होता था, समझ रहे हैं ना। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि कौन नगर था और कौन गाँव था, साक्ष्य अपने सबूत बता देता है, समझ रहे हैं ना। उसी के आधार पर पता ही लगाया गया। हाँ उसी के आधार पर वो लोग लिखा है, तो हम कौन सा खुद का हम नया थोड़ी बात बोल रहे हैं। चलिए हो गया। अब देख लेते हैं गुजरात में जो कुछ हड़प्पाई क्षेत्र था उसमें क्या क्या मिला है, उसके जो सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। मिटा दें। और नीचे से भी हो सकता है कि आर्थिक में और आएगा, अभी आर्थिक समापन नहीं हुआ है, कृषि हो सकता है, समझ रहे ना। आर्थिक में इसमें से एवे करेगा मोहरबंदी वाला में। अच्छा सर, सिक्का नहीं मिला है हड़प्पा सभ्यता में कहीं, सिक्का नहीं। अब वो विनिमय प्रणाली था तो सिक्का कहाँ से आएगा। अभी तो मैंने बताया कि अनाज ले जाते थे और जो जरूरत का चीज़ होता वो लेकर आते थे लोग, विनिमय प्रणाली था, सिक्का कहाँ से आएगा। हाँ वस्तु विनिमय प्रणाली, अदला बदली, समझ रहे, वस्तु से वस्तु बदलते थे लोग। चलिए देख लेते हैं गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी गुजरात में कौन कौन सा जगह मिला है। इतना ही बनाएंगे। देखिए अब गुजरात में दो क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, एक धौलावीरा और एक लोथल की बात कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर बात करें धौलावीरा की तो कहा जाता है कि अब जितने भी हड़प्पाई नगर हुआ है सभी नगरों को दो भागों में ही बांटा जाता था, समझ रहे हैं। लेकिन एक धौलावीरा था जिसको तीन भागों में बांटा गया था, समझ रहे हैं ना। और कहा जाता है कि धौलावीरा की जो दीवारें थी वो काफ़ी मजबूत और काफ़ी ऊंची ऊंची दीवार बनाया गया था। और जो जाने का जो रास्ता था वो एक दरवाज़ा बना दिया जाता था प्रत्येक नगर में, समझ रहे हैं। तीन नगरों में इसको बांटा गया था और प्रत्येक नगर में दीवार बना हुआ होता था, बाउंड्री बना दिया जाता था, समझ रहे हैं। और उस नगर में आपको प्रवेश करने के लिए एक द्वार होता था, समझे। ऊंची दीवार ये लिख देते हैं, तीन तरह के नगर ये पहले लिख देते हैं धौलावीरा। अच्छा ये किस में आ जाएगा, वो सामाजिक में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। समाज का क्या ढांचा है तो ये सामाजिक में आ जाएगा, तो ये इधर जगह नहीं, हम यहीं पे लिख देते हैं, समझ रहे हैं ना। तीन तरह के नगर था, ऊंची दीवारें थी, प्रत्येक नगर में ऊंची दीवारें थी, समझ रहे हैं ना, ये भी लिख देते हैं। प्रत्येक नगर में ऊंची दीवार। अब प्रत्येक नगर में प्रवेश करने के लिए एक ही द्वार होता था, समझ रहे हैं ना। तो इधर लिख देते हैं हट, प्रवेश के लिए एक द्वार, एक द्वार, समझ गए। इसके अलावा बात करें तो सामाजिक में ही आएगा, मात्र एक धौलावीरा था जहाँ एक बड़ा सा मैदान देखने को मिला है, समझ रहे ना, जिसमें समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, समझे। धौलावीरा में क्या देखने को मिला है, एक खुला मैदान देखने को मिला है, खुला मैदान। इसमें क्या किया जाता था, समय समय पे कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। अभी भी ये सब चीज़ हमारे समाज में देखने को मिलता है, समझ रहे ना। तो आखिर कौन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। हड़प्पा सभ्यता का अंत नहीं हुआ है, वो सभ्यता अभी भी हमारे यहाँ मौजूद है, समझ रहे हैं ना। अच्छा हो गया, बस इसके बाद ही समझ रहे हैं। अच्छा इसके बाद ये मिटाते हैं, बात कर लेते हैं धौलावीरा की।
यहाँ जाएंगे नहीं। अब देखिए धौलावीरा भी कहाँ है, ये लोथल कहाँ है, गुजरात में ही है। समझ रहे हैं, कहा जाता है कि लोथल को बहुमूल्य पत्थर का केंद्र माना जाता है। यहाँ बहुमूल्य पत्थर बहुत आसानी से मिल जाता था। समझ रहे हैं ना, बहुमूल्य पत्थर का केंद्र। समझ रहे हैं। उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ भंडारगिरी भी मिला है, मतलब किसी चीज़ को भंडारित किया जाता था, रखा जाता था सुरक्षित रखने के लिए। समझ रहे हैं ना, भंडारगिरी भी मिला है। इसके बाद बात करें तो यहाँ आपको इसे ही बंदरगाह भी कहा जाता था। समझ रहे हैं, लोथल को क्या कहा जाता था, बंदरगाह। देखिएगा तो लोथल के पास में एक बड़ा सा एक तालाब टाइप का है। कहा जाता है कि समुद्र से जो कोई भी चीज़ माल लाया जाता था तो इन्हीं तालाब के आसपास रोका जाता था। समझ रहे हैं, इसलिए लोथल को क्या कहा गया है, बंदरगाह कहा गया है। समझ रहे हैं ना। और क्या मिला, और साक्ष्य के तौर पे तो और भी मिला था आपको, चावल उबल का जो है वो साक्ष्य मिला था। तो हम सिर्फ देख लेते हैं कि इसमें आपको ये सभी किस में आ जाएगा, सामाजिक में आ जाएगा, लेकिन बंदरगाह किसी में आ जाएगा, ये आर्थिक में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, बंदरगाह किस में आ जाएगा बुआ, आर्थिक में आ जाएगा, क्योंकि आर्थिक के लिए इसका यूज किया जाता था। अच्छा, इसमें जो आपको मैंने बताया धौलावीरा में वो सब सामाजिक में ही था, खासकर बंदरगाह ये आ जाएगा आर्थिक में। समझ रहे, बहुमूल्य पत्थर भी किस में आ जाएगा, आर्थिक में ही आ जाएगा। भंडारगृह ये किस में आ जाएगा, ये भी आर्थिक में ही आ जाएगा। समझ रहे ना। अब जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हो और आपको अनाज रखने के लिए गोडाउन चाहिए ना, तो वो तो आप आर्थिक के लिए ही ना कर रहे हो, खाने के लिए आप गोडाउन थोड़ी रखोगे। चलिए, तो भंडारगृह किस में आ जाएगा, आर्थिक में आ जाएगा। समझ गए। अब देख लेते हैं हम लोग मोहरबंदी। मोहरबंदी क्या होता है जानते हैं आप लोग, मोहरबंदी जानते हैं। जैसे कि आपको मान लेते हैं हड़प्पाई लोग हैं, समझ रहे हैं ना, कुछ सामान यहाँ से दूसरे जगह भेजना है, तो कुछ सामान आपने पैक कर दिया, और पैक करने के बाद उस पर क्या होता था कि एक मिट्टी का लेप लगाया जाता था। समझ रहे, आप मिट्टी का लेप लगा करके और उसके ऊपर क्या करता था, मोहर चिपका दिया जाता था। समझ रहे, तो उसके ऊपर एक निशान, हाँ उसके ऊपर निशान पड़ जाता था। तो जब दूसरे जगह जो वो सामान पहुँचता था तो उसको ये एहसास होता था कि अगर ये मुहर ठीक ठाक है, इसका मतलब है कि सामान नहीं खुला है। अगर मोहर में कहीं भी अगर टूटा फूटा है या फिर कहीं गलती हुआ है मोहर में, समझ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये सामान रास्ते में ही खोला गया है या फिर कहीं ना कहीं अदला बदली हुआ है। समझ रहे हैं, तो अपनी सामान को दूसरे जगह सुरक्षित पहुंचाने के लिए मोहरबंदी का इस्तेमाल किया जाता था। समझ रहे हैं, तो ये मोहरबंदी किस में आ जाएगा, हमारा आर्थिक में आ जाएगा। समझ रहे हैं, व्यापार उपार करने के लिए किसी का इस्तेमाल करते थे, मोहरबंदी का इस्तेमाल करते थे। समझ रहे हैं, तो आर्थिक में क्या आ जाएगा बुआ, मोहरबंदी। समझ रहे कृपाल। चलिए, अब ये सभी तो आप लोगों ने देख ही लिया। अच्छा, संस्कृति की बात करें तो हमारा संस्कृति मैंने बताया था कि वो लोग मछली पकड़ते थे बुआ, ये सब किस में आ जाएगा, संस्कृति में आ जाएगा। मछली पकड़ते थे, वहाँ की संस्कृति था कि लोग मछली पकड़ के खाते थे। समझ रहे ना। उसके बाद लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। समझ रहे ना, ये सब किस में आ जाएगा, संस्कृति में आ जाएगा। समझ रहे, क्या सोच रहे कि आप सामाजिक में आएगा, हाँ सोच रहे थे, मुझे मालूम था, जब भी आपका मुंडी नहीं हिल रहा है समझ रहे कि कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है। समझ रहे ना। तो ये संस्कृति, वहाँ की संस्कृति ये थी कि लोग मछली पकड़ के खाते थे, शिकार करके खाते थे। ये तो संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या है, अभी दाल चावल खाते हैं, ये हमारी संस्कृति है। कपड़ा जो पहनते हैं हम लोग वो हमारी संस्कृति है। हमको कौन सी भाषा बोलते हैं ये हमारी संस्कृति है कि नहीं। तो उस समय की संस्कृति क्या थी कि लोग मछली पकड़ के खाते थे, लोग शिकार करके खाते थे। समझ रहे ना। उसके अलावा कुछ खिलौने भी मिले हैं। इसका मतलब है कि लोग मिट्टी से बनाया गया कुछ खिलौना था वो भी मिला है।
मूर्ति, अच्छा नर्तकी की जो मूर्ति मिला वो उसकी संस्कृति में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति मिलेगी इसमें आ जाएगा, संस्कृति में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो लोग कुछ विशेष समय पे एक आयोजन किया करते होंगे जिसमें कुछ किसी चीज़ को नचाया जाता होगा, समझ रहे हैं ना। जो नर्तकी है उसको नाच गान के लिए रखा जाता होगा, ये उसकी संस्कृति है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि अभी बात करें गुजरात की, तो गुजरात का एक डांस फेमस है जिसको बोलते हैं गढ़वा डांस बोलते हैं, गढ़वा, वो हम खेले भी हुए हैं, समझे। तो वो वहाँ की संस्कृति है, समझ रहे हैं ना। हर जगह की अलग, जैसे कि तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ नाट्य जो भरतनाट्यम है, समझ रहे हैं, तो वो वहाँ की संस्कृति है, समझ रहे हैं। उसी तरह हड़प्पा में भी संस्कृति रहा होगा जो मोहनजोदाड़ो से साक्ष्य देखने को मिलता है, समझ रहे हैं ना। तो नर्तकी की मूर्ति संस्कृति में आ जाएगा। समझ गए, समझ रहे हैं ना। चलिए ये सभी हो गया। अब देख लेते हैं सभ्यता का अंत आखिर कैसे हुआ होगा, समझे। मिटा दे ये सब। चलिए अब एक बात बताइए, कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, क्या वाकई में हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया? नहीं हुआ हड़प्पा सभ्यता का अंत, समझ रहे हैं ना। क्योंकि हड़प्पा की बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी देखने को मिलता है हमारे समाज में, समझ रहे हैं। जैसे कि अभी भी देखिए भैंस चराने की जो है परंपरा या रीति रिवाज वो अभी भी हमारे समाज में है। गाय चराना, भैंस चराना, बकरी पालना, ये सब उस समय भी था, है कि नहीं, वो अभी भी है। तो कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, बर्तनों पर चित्रकारी करना वो अभी भी है, अभी भी बर्तनों पे चित्रकारी किया जाता है। अब तो कम देखने को मिलता है। मैं जब छोटा था तो मुझे मालूम है कि जो पीतल का बर्तन होता है, फूल का बर्तन, उस पे लोग नाम लिखवाया करते थे, समझ रहे हैं ना। दहेज में जो भी दिया जाता है, लड़की के साथ जो जाता है बर्तन, उस पे नाम लिखाया करते थे लोग, समझ रहे हैं ना। तो बर्तनों पे चित्रकारी अभी भी होता है, मतलब है कि वो हड़प्पा सभ्यता अभी भी देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्ण अंत हो गया है, समझ रहे। अब ये देख लेते कि आखिर हड़प्पा सभ्यता जो इतने दूर में फैला हुआ था, आखिर वो बर्बाद कैसे हुआ। हम ये कह सकते कि बर्बाद हो गया है, समझ रहे हैं ना। बर्बाद में और अंत में बहुत का फ़र्क है, आप लोग समझ सकते हैं। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा आप लोगों को, समझ रहे हैं ना। अंत का मतलब होता है पूर्णतः जीरो, जड़ से ख़त्म हो गया है। बर्बाद का मतलब होता है वो तबाह हो गया है, अभी भी है, बचा खुचा है, लेकिन जो सिस्टम था अब वो पहले जैसा नहीं रहा। इसको हम लोग बर्बादी कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि सभ्यता का बर्बादी कैसे हुआ। तो देख लीजिए, कहा जाता है कि उसकी बर्बादी अचानक ऐसा हुआ था कि जो बहुमूल्य पत्थर हो, टीन हो या फिर सोना हो, ये सभी जहाँ से पहले लाया जाता था वो अब अचानक आना बंद हो गया था, समझ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि व्यापार में डिस्टर्ब हो रहा था, समझ रहे हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि जो नाला प्रणाली थी सिस्टम उस समय, जो पानी को शहर से बाहर निकालने की जो प्रणाली बना हुआ था, वो अचानक नष्ट हो गया था, समझ रहे हैं। वो जो अचानक कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होता है, अचानक कुछ भी नष्ट नहीं होता। अचानक सिर्फ होता है तो वो सिर्फ एक्सीडेंट होता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन इतनी बड़ी सभ्यता अचानक नष्ट नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि धीरे धीरे उसमें कचरा भर गया था, जिसकी वजह से वो जो नाला था वो लोग बंद पड़ गया था। बंद होने की वजह से वो पानी जो है शहरों में जमा होने लगा था, समझ रहे हैं। इसकी वजह से अब लोग जो है वो अपनी झोपड़ियाँ ये सड़क पे बनाने लगे थे, समझ रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो पत्थर वगैरह है अब वो, अच्छा जो घर बनाया जाता था पहले, तो वो ईंट से बनाया जाता था, जो कि साक्ष्य देखने को मिला है। और ईंट के मिट्टी को पकाने के लिए उसको ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। तो कहा जाता है कि जंगल वगैरह साफ़ हो गया था, समझ रहे हैं। और जंगल साफ़ हो जाने के कारण वो लोग को ईंधन नहीं मिलता था। अब ईंधन मिलेगा नहीं तो वो लोग मिट्टी का ईंट कैसे बनाएगा, है कि नहीं। अभी तो है नहीं चिमनी अभी की तरह कोयला है, कोयला से बना लेगा। पहले क्या ईंधन के लिए तो लकड़ी का प्रयोग करते थे ना। तो ये कहा जाता है कि जंगल वगैरह साफ़ हो गया था, अब उसको ईंधन मिला नहीं, इसकी वजह से वो लोग ईंट भी नहीं बन पाता था, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा लकड़ी नहीं रहेगा, ईंधन नहीं रहेगा, तो समझ सकते हैं कि आप लोग खाना भी मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, कहा जाता है कहीं कहीं पे अचानक बाढ़ आ गया था, कहीं का जो है नदियाँ सूख गई थी, समझ रहे। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता बर्बाद हो गई। हम तो ये नहीं कह सकते कि अंत हो गया, समझ रहे। तो इस तरह ये सभी कारण थे जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया है, उसका बर्बादी हो गया हड़प्पा सभ्यता का, समझ रहे।
हाँ, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग लिखते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर नदी सूख गया था तो सब जगह का नदी अचानक सूख जाए ये तो ज़रूरी नहीं है कि नहीं। और सभी नगड़े नदी के तट पे ही था ये भी ज़रूरी नहीं है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे नगर था जो नदी के तट पे नहीं था। सर मतलब नदी जो है ना रास्ता बदल लिया था, जैसे भूकंप भी माना जाता है, भूकंप आने के कारण जो है मतलब जमीन में दरार आ जाता है और रास्ता नदी जो लोग मतलब नदी के तट पे थे, वो रास्ता नदी बदल लिया था। हाँ। तो एक मान लेते कि ये कारण है, हम मान लेते ये कारण है, लेकिन इसी कारण से पूरी सभ्यता नष्ट हो जाए ये हाँ कुछ मतलब हाँ। तो ये कह सकते हैं कि जितनी भी नगरें थी हर एक नगर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आया था, समस्या आया था, और वही समस्या से सभी नगरों का धीरे धीरे अंत हुआ है। समझ रहे हैं। जो तटीय क्षेत्रों में था वो नदी के रास्ता बदलने के कारण वो उसका अंत हुआ होगा। समझ रहे हैं। कुछ का जो है ये नाला बर्बाद हो गया, उसके वजह से गंदगी आने लगा था। समझ रहे हैं ना, इसके वजह से हो सकता है। समझ रहे हैं। अब कहीं पे ये जंगल ख़त्म हो गया, उसकी वजह से वहाँ का सभ्यता नष्ट हो सकता है। समझ रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो खेती होता था तो वो पहले थोड़ा बारिश कम होता था। समझ रहे हैं ना। तो लोग क्या होता था कि जल को संचित करते थे। एक बात आप गौर करते हैं आप लोग, पहले की जो सभ्यता थी ना, एक मायने में हम लोगों से बहुत आगे थी। अब देखिए, अब बात ये होती है कि इंसान को जैसा ज़रूरत होता है ना, इंसान का सोच भी वैसा ही होता है। अब उन लोगों को पानी की ज़रूरत थी तो उन लोगों ने वर्षा के पानी को संचय करने का कार्य किया। अभी हम लोगों को नलकूप से पानी मिल जाता तो अभी हम लोग वर्षा का पानी यूं ही बर्बाद कर देते हैं, जबकि वो एक बहुत बड़ी संसाधन है। समझ रहे हैं ना। आज बात करें बिहार में, तो बिहार में कितने घर होंगे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। मान ले एवरेज मान लेते हैं, एक पंचायत में कितने होते हैं। हाँ, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी हम सिर्फ एक पंचायत की बात करें तो 1500 होगा। 1500 वोटिंग है। अगर महदीपुर की बात करें तो 1500 वोटिंग है। तो एक घर में अगर 5 सदस्य भी रहते हैं तो 1500 नहीं तो मान लेते हैं 500 घर। एक पंचायत में 500 घर। समझ रहे हैं ना। तो एक डिस्ट्रिक्ट में कितना पंचायत होगा। अरे कुछ भी मान लो, मान लेते हैं कि अच्छा बिहार की आबादी कितनी है ये बताओ। सिर्फ 13 करोड़। 13 करोड़ समझ में नहीं आ रहा है। 13 करोड़ आबादी है बिहार की। अरे यार इसको शब्दों में ही लिख देते हैं, जीरो बोते भाग जाएगा। 13 करोड़ समझ रहे ना। 13 करोड़ आबादी है। एक आदमी पानी को नहाने में 1 बाल्टी पानी का इस्तेमाल करता है। समझ रहे ना। कितना लीटर होगा पानी उसमें। 10 लीटर ही मान लेते हैं। समझ रहे ना। 10 लीटर मान लेते हैं, मतलब 10 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा। इतना पानी हर रोज़ बर्बाद होता है। हर रोज़ तो लोग नहाता होगा, है कि नहीं। या फिर सिर्फ हम इतना पानी की नहीं बात कर रहे हैं। अच्छा ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मिलियनों में जाएगा। इतना मिलियन लीटर पानी बिहार में हर रोज़ बर्बाद होता है। आप गुना करके बताइए 20 रुपया से, जो 1 लीटर पानी होता है ना 20 रुपया में मिलता है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितना रुपया बर्बाद होता होगा। कहता है कि बिहार के लोग गरीब है, इतना पैसा रोज़ बर्बाद करता है। हम सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहे हैं, कपड़ा खींचना है उसके लिए भी शुद्ध पानी का इस्तेमाल किया जाता है। भैंस को धोना उसके लिए भी शुद्ध पानी का इस्तेमाल किया जाता है। बर्तन धोना इसके लिए भी शुद्ध पानी का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप रोज़ मिलियनों पैसा बर्बाद करते हैं और कहते हैं कि हम गरीब है। समझ रहे हैं ना। इससे अच्छा तो वो हड़प्पाई लोग हैं ना, जो वर्षा के पानी को संचय करके उसका इस्तेमाल करते थे। तो इस बात पर गौर किया जाए तो वर्षा के पानी को संचय यदि किया जाएगा तो उसका इस्तेमाल लोग बर्तन धोने में, उसका इस्तेमाल लोग जो भैंस है उसका इस्तेमाल करने में, उसको धोने में यूज कर सकता है। इससे कितना पानी का बचत किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना। चलिए दो एंड करते हैं।